नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। असम, केरल और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दलों की वापसी। तमिलनाडु और पुदुचेरी में विपक्षी दलों की सरकार बनने की संभावना। असम में सत्तारूढ़ एनडीए ने 7 सीटें जीती, 51 सीटों पर बढ़त जारी। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी 21 सीटों पर विजयी और 192 सीटों पर आगे। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन 123 सीटों पर आगे। केरल में एलडीएफ ने सत्ता बरकरार रखी, 140 में से 99 सीटें जीतकर विजय हासिल की। पुदुचेरी में एनडीए ने 11 सीटें जीती और एसडीए ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। 4 राज्यों में लोकसभा के उपचुनाव और विभिन्न राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव की मतगणना भी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड से 3 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए। देश में अब तक 15 करोड़ 68 लाख लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। 3,92,000 कोविड के नए मामलों की पुष्टि हुई। हरियाणा सरकार ने 3 से 9 मई तक राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। ओडिशा सरकार ने भी 5 मई से 14 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 55 रन से हराया। एक अन्य मैच में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से जारी। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव मतगणना के ताजा रुझान इस प्रकार से हैं। पश्चिम बंगाल में 292 सीटों के रुझान उपलब्ध हैं। तृणमूल कांग्रेस ने 21 सीटें जीत ली हैं और 192 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा ने 3 सीटें जीत ली हैं और 75 पर आगे है। निर्दलीय ने 1 सीट जीती है। असम में 126 सीटों में से 125 के रुझान मिले हैं। भाजपा ने 7 सीटें जीत ली हैं और 51 पर आगे चल रही है। कांग्रेस ने 3 सीटें जीती हैं और 26 पर आगे है। असम गण परिषद ने 3 सीट जीत ली हैं और 8 पर आगे है। एआईयूडीएफ 14, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल 8 तथा निर्दलीय 6 सीटों पर आगे हैं। तमिलनाडु में 234 सीटों के रुझान इस प्रकार से हैं। डीएमके ने 2 सीटें जीत ली हैं और 123 पर आगे है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके ने 2 सीट जीत ली हैं और 74 पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 16, पीएमके 6, सीपीआई और सीपीएम 2-2 और वीसीके 3 तथा भाजपा 3 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। केरल में सभी 140 सीटों के रुझान मिल गए हैं। सीपीएम ने 26 सीटें जीत ली हैं और 36 सीटों पर आगे चल रही है। सीपीआई ने 8 सीट जीत ली हैं और 9 सीटों पर आगे है। कांग्रेस ने 7 सीटें जीत ली हैं और 14 पर आगे है। आईयूएमएल ने 8 सीट जीती हैं और 9 पर आगे है। अन्य 9 सीटों पर आगे हैं। पुदुचेरी में कुल 30 सीटों में से 24 सीटों के रुझान और परिणाम मिल गए हैं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 8 सीट जीत ली हैं और 2 पर आगे चल रही है। भाजपा ने 3 सीट जीत ली हैं और 1 पर आगे चल रही है। डीएमके ने 2 सीट जीत ली हैं और 2 पर आगे चल रही है। कांग्रेस ने 2 सीट जीत ली हैं और 3 सीटों पर आगे है। इससे पहले असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु तथा पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे शुरू हुई। पहले डाक मतपत्रों को गिना गया। इन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल तक कराए गए थे। असम के चुनाव परिणामों पर चर्चा के लिए आगे चलते हैं हमारे गुवाहाटी संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा के पास। हेलो जी निखिल। मानस, चुनाव परिणामों को आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, अभी जिस तरह से अभी रुझाने आ रहे हैं या जो नतीजे आ रहे हैं सामने, जी। इससे तो ये तय है कि भाजपा और उनके गठबंधन फिर से सरकार बनाने वाले हैं यहाँ पे। तो यही कहूंगा कि ये विकास के मुद्दों को लेकर ही भाजपा ने ज्यादा चुनाव लड़े थे। प्रधानमंत्री जब यहाँ पे चुनावी सभा को संबोधित किया था, प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि डबल इंजन की सरकार है, कि डबल ग्रोथ हो। तो लगता है कि यहाँ के लोगों ने इसके सपोर्ट में ही जनादेश दिया है और भाजपा असम गण परिषद और इस बार नया अलायंस यूपीपीएल के साथ यहाँ पे बहुमत के साथ यहाँ पे सरकार बनाने के कगार में है। और देखा जाए कि भाजपा को जो ऊपरी असम के जो चाय बागान के इलाके हैं उस क्षेत्र में भाजपा को अच्छे समर्थन मिला हुआ है। भाजपा के प्रमुख उम्मीदवारों में से मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को जीत हासिल हुई है माजुली सीट से। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास और सारे मंत्रियों यहाँ के जीतने में समर्थ हुए हैं। लेकिन हालांकि ये औपचारिकता अभी बाकी है। इसके खिलाफ अगर देखें, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हार गए हैं। बीपीएफ के तीनों मंत्री जो इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे, तीनों मंत्री हार गए। तो और ये भी कहना होगा, लेकिन कुछ हद तक जो एआईयूडीएफ और जो कांग्रेस का अलायंस है वो निचले असम में कुछ अच्छे रिजल्ट दिखाने को इन लोग को भी समर्थ हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये भाजपा के लिए जीत है, एक विकास के लिए जीत है। निखिल जी, मानस, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत पर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई दी है। ट्विटर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र जनता की आकांक्षा पूरी करने और कोविड महामारी से उबरने में भी राज्य को हर संभव सहायता देगा। उन्होंने भाजपा के समर्थन के लिए राज्य की जनता को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने कहा कि राज्य में भाजपा की नगण्य उपस्थिति थी, जिसमें अब महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा लोगों की सेवा करना जारी रखेगी। उन्होंने चुनाव में पूरे जोश के साथ कार्य करने के लिए प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता की सराहना की। श्री मोदी ने केरल विधानसभा चुनाव में जीत के लिए मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और एलडीएफ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य के साथ मिलकर काम करता रहेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि भारत वैश्विक महामारी से उबर जाए। उन्होंने इन चुनावों में भाजपा का समर्थन करने के लिए केरल की जनता का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत के लिए डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को भी बधाई दी। श्री मोदी ने एनडीए का समर्थन करने के लिए तमिलनाडु की जनता को धन्यवाद दिया। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा की 20 सीटों के चुनाव नतीजे आधिकारिक रूप से घोषित किए गए हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने 11 और सेक्युलर डेमोक्रेटिक अलायंस ने 5 सीटें जीती हैं। 4 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। राजस्थान की 3, कर्नाटक की 2 और गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, तेलंगाना और उत्तराखंड की एक-एक विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी है। गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा ने पंचमहल जिले की मोरवा हदफ सीट जीत ली है। हमारे अहमदाबाद संवाददाता ने बताया है कि भाजपा उम्मीदवार निमिषाबेन सुथार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुरेश भाई कटारा को 45,649 वोटों से हरा दिया है। झारखंड की मधुपुर सीट पर भाजपा उम्मीदवार जी नारायण सिंह 3,160 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। कर्नाटक की बाबा साकल्याण सीट पर भाजपा के शरानू सालागार 13,392 वोटों से और मास्की सीट पर कांग्रेस के बासना गौड़ा 30,606 वोटों से आगे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अजय कुमार टंडन अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार राहुल सिंह लोधी से 16,257 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र की पंढरपुर सीट में भाजपा उम्मीदवार अवताड़े समधन महादेव 3,946 मतों से आगे हैं। मिजोरम में सरचिप निर्वाचन क्षेत्र में जोरम पीपल्स मूवमेंट का उम्मीदवार लालडू होमा 2,950 वोटों से बढ़त बनाए हुए है। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 2 और भाजपा ने 1 सीट जीती है। कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री त्रिवेदी ने सहारा सीट पर 42,200 वोटों से जीत दर्ज की। मनोज कुमार ने सुजानगढ़ सीट 35,611 वोटों से जीती। भाजपा की दीप्ति किरण महेश्वरी ने राजसमंद सीट 5,310 वोटों से जीत ली है। तेलंगाना में नागार्जुन सागर सीट तेलंगाना राष्ट्र समिति के एन भगत ने निकटतम प्रतिद्वंदी के जनारेड्डी को 18,872 वोटों से हराकर सीट जीती। उत्तराखंड की सॉल्ट सीट पर भाजपा उम्मीदवार 4,269 वोटों से आगे है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी को विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी की जीत पर बधाई दी है। श्री सिंह ने केरल विधानसभा चुनाव में पिनरई विजयन को उनकी पार्टी की जीत के लिए बधाई दी। रक्षा मंत्री ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके नेता एमके स्टालिन को भी पार्टी की सफलता के लिए बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद आराम बाग में भाजपा कार्यालय पर हिंसक हमले की निंदा की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि एक तरफ तो चुनाव परिणाम घोषित किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ता कार्यालयों और कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि चुनाव परिणामों के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेलाघाट, शिवपुर, दुर्गापुर और उत्तर बर्धमान में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले किए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जीत या हार होती रहेगी, लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं है। भाजपा प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर प्रशासन पर भी सवाल उठाया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह ने कहा है कि असम के लोगों ने भाजपा के अच्छे कार्यों का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने असम विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी जीत दर्ज करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी की ये जीत कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के गठबंधन के बावजूद हुई है। कांग्रेस ने कहा है कि ये जनादेश लोकतंत्र की विजय है और पार्टी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों को पूरी विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता का आभार व्यक्त किया है। चुनाव परिणामों में पार्टी की जीत सुनिश्चित होने के बाद सुश्री बनर्जी कालीघाट स्थित अपने निवास के बाहर जश्न मना रहे समर्थकों के बीच आई। उन्होंने कहा कि ये जीत बंगाल की जीत है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणामों पर आज रात 9:15 बजे विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में जाने माने विशेषज्ञ चुनाव परिणामों का विश्लेषण करेंगे और नतीजों पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी उपलब्ध रहेगी। कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अन्य मीटरों से प्रसारित होगा। ये विशेष परिचर्चा हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की मतगणना चल रही है। कुछ स्थानों पर विभिन्न उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच छिटपुट हिंसा की खबरें मिली हैं। हालांकि राज्य में कुल मिलाकर मतगणना की प्रक्रिया शांति से चल रही है। पंचायत चुनाव में लाखों उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। ये उम्मीदवार ग्राम पंचायत वार्ड की 7,32,000 सीट, 58,000 से अधिक ग्राम पंचायत की सीट, 75,852 क्षेत्र पंचायत की सीट और जिला पंचायत की 3,050 सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में पंचायत चुनाव 4 चरणों में हुए थे। 3 लाख से अधिक उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग ने मतगणना के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मतगणना 829 केंद्रों पर हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। असम, केरल और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दलों की वापसी। तमिलनाडु और पुदुचेरी में विपक्षी दलों की सरकार बनने की संभावना। असम में सत्तारूढ़ एनडीए ने 8 सीटें जीती, 52 सीटों पर बढ़त जारी। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी 31 सीटों पर विजयी और 181 सीटों पर आगे। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन 124 सीटों पर आगे। केरल में एलडीएफ ने सत्ता बरकरार रखी। पुदुचेरी में एनडीए ने 11 सीटें जीती और एसडीए ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। 4 राज्यों में लोकसभा के उपचुनाव और विभिन्न राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव की मतगणना जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड से 3 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए। देश में अब तक 15 करोड़ 68 लाख लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। 3,92,000 कोविड के नए मामलों की पुष्टि हुई।
हरियाणा सरकार ने 3 से 9 मई तक राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। ओडिशा सरकार ने भी 5 मई से 14 दिन के लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 55 रन से हराया। एक अन्य मैच में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की गई। इस्पात उद्योग, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स इकाइयों, उद्योगों, बिजली संयंत्र जैसे उद्योग गैसीय ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये ऑक्सीजन चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकती है। सरकार द्वारा ऐसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने की नीति अपनाई जा रही है जो अपेक्षित शुद्धता वाली गैसीय ऑक्सीजन बना रही है। इनमें से शहरों के निकट इकाइयों की पहचान की गई है जिनके पास अस्थायी कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए जा सकें ताकि बिस्तरों पर ऑक्सीजन की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। प्रायोगिक आधार पर ऐसे 5 केंद्र शुरू किए गए हैं। यह प्रक्रिया संयंत्र चला रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी उद्योगों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के समन्वय से संपन्न की जा रही है। केंद्र सरकार के अनुसार जल्द ही ऐसे संयंत्रों के निकट अस्थायी अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा युक्त करीब 10,000 बिस्तर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। राज्य सरकारों को महामारी से निपटने के लिए ऑक्सीजन सुविधा युक्त बिस्तरों वाले ऐसे और अधिक कोविड देखभाल केंद्र की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन पीएसए संयंत्रों की स्थापना की दिशा में प्रगति की भी समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि पीएम केयर्स पीएसयू और अन्य के योगदान के जरिए करीब 1,500 पीएसए संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन संयंत्रों को तेजी से पूरा किया जाए। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज दिल्ली के कोविड-19 की स्थिति के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। बैठक में दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए राजधानी में उपचाराधीन रोगियों, मृत्यु और संक्रमण दर, चिकित्सा ढांचे की उपलब्धता और विस्तार की योजनाओं तथा ऑक्सीजन उपलब्धता की स्थिति से उन्हें अवगत कराया। बैठक में गृह सचिव, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, दिल्ली के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कैबिनेट सचिव ने दिल्ली में यथाशीघ्र चिकित्सा ढांचे को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि कोविड रोगियों के लिए बिस्तरों, आईसीयू और वेंटिलेटरों की बढ़ती मांग पूरी की जा सके। उन्होंने कहा कि कोविड बिस्तरों संबंधी और सुविधाओं तथा दवाओं की उपलब्धता की जानकारी प्रतिबद्ध वेबसाइट और ऐप्स के जरिए लोगों को दी जानी चाहिए। देश में अब तक 15 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 18 लाख 26 हजार से अधिक टीके लगाए गए। कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में कल 18 से 44 वर्ष के लोगों को 86,023 टीके लगाए गए। केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के बढ़ते रोगियों के कारण देश में कुल मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। देश में संक्रमण मुक्त होने वालों की दर में लगातार कमी हो रही है। एक दिन में 3 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 3,07,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। अब तक देश में 1 करोड़ 59 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। नए मामलों की बढ़ती संख्या के कारण स्वस्थ होने वालों की दर और गिरकर 81.77% पर आ गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस समय देश में 33,49,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,92,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 मई से 9 मई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आज सिरसा में संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आकाशवाणी से बातचीत में इस बारे में बताया। ये 3 तारीख दिन सोमवार से 1 हफ्ते के लिए सारे हरियाणा में जो पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। हरियाणा में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 1 लाख एक्टिव पेशेंट्स हैं आज की तारीख में। रोजाना 15,000 के करीब इसमें और ऐड हो रहे हैं।
इसलिए इसकी चेन को तोड़ना बहुत आवश्यक है। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि 1 हफ्ते के लिए हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए। ओडिशा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण 14 दिन के राज्यव्यापी लॉकडाउन का फैसला किया गया है। लॉकडाउन बुधवार से लागू होगा। राज्य के मुख्य सचिव सुरेश चंद्र मोहपात्रा ने संवाददाताओं को बताया कि लॉकडाउन 19 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सप्ताहांत प्रतिबंध भी पहले की तरह ही जारी रहेंगे। वायरस के नए और अत्यधिक संक्रामक रूप के कारण रात्रि कर्फ्यू, सप्ताहांत बंदी और लॉकडाउन का दौर एक बार फिर लौट आया है। कोरोना की पहली लहर में जहां रोजाना 4 से 5 हजार लोग संक्रमित हो रहे थे, वहीं अब दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या 8 से 10 हजार तक पहुंच गई है। लॉकडाउन के दौरान सभी दिन सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक लोगों को अपने निवास के दायरे में 500 मीटर तक गलियों और नुक्कड़ तथा आसपास जाने की छूट होगी, ताकि वो खाने पीने की चीजें खरीद सकें। महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के पहले दिन कल 95,535 टीके लगाए गए। इस चरण में 18 से 44 वर्ष के लोगों का भी टीकाकरण किया गया। नागपुर में सबसे अधिक 9,269 लोगों को वैक्सीन दी गई। ठाणे में 9,091 और उस्मानाबाद में 8,202 लोगों को टीके लगाए गए। मुंबई में कल इस आयु वर्ग में 1,936 लोगों को टीके लगाए गए। राज्य सरकार ने तीसरे चरण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट से मिली 3 लाख वैक्सीन विभिन्न जिलों में वितरित की है। इस बीच मुंबई में कोविड मरीजों की संख्या घट रही है। कल लगातार दूसरे दिन संक्रमित लोगों की दैनिक संख्या 4,000 से कम रही। ठाणे जिले में भी दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या घट रही है, लेकिन पुणे, नागपुर, नासिक और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति में भी कोई सुधार नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के भोपाल में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस ड्राइव इन वैक्सीनेशन अभियान को राज्य के पहले ड्राइव इन सिनेमा में शुरू किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि टीकाकरण शिमला हिल्स में राज्य पर्यटन निगम के होटल लेक व्यू में किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ड्राइव इन टीकाकरण सुविधा 45 के ऊपर के पूर्व पंजीकृत नागरिकों के लिए शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इस बीच कोविड पॉजिटिविटी दर घटकर 20.3% हो गई है। राज्य में 88,511 सक्रिय मामले हैं, जबकि 14,562 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है। 1 मई को 489 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त हुई है। राज्य के सभी जिलों में कुल 58 नए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल को कोविड उपचार के लिए 50 ऑक्सीजन सिलेंडर सौंपे। इन सभी सिलेंडर की क्षमता 7,000 लीटर है। ये सिलेंडर डीआरडीओ के विशेष अभियान के तहत अस्पताल को दिए गए हैं। इस अभियान में तत्काल आवश्यकता वाले अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। इस बीच ऑक्सीजन से भरे 5 टैंकरों वाले ऑक्सीजन एक्सप्रेस ओडिशा के अंगुल से तेलंगाना पहुंच गए हैं। राज्य में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची है। दूसरी रेलगाड़ी इस महीने बाद में पहुंचेगी। सिक्किम में इस सप्ताह कोविड के कुल 1,404 नए मरीज सामने आए। इन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 8,441 हो गई है। राज्य में 1,808 मरीजों का उपचार चल रहा है और 6,304 कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अभी तक 149 लोग संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 68 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। कोविड वायरस के खिलाफ देश के संघर्ष को मजबूती देने के लिए रेल मंत्रालय ने देश भर में लगभग 64,000 बिस्तरों के साथ तकरीबन 4,000 आइसोलेशन कोच स्थापित किए हैं। राज्यों की मांग पर फिलहाल 213 कोच विभिन्न राज्यों को दे दिए गए हैं। इनमें लगभग 3,500 बिस्तर लगे हैं। ये कोच दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में लगाए गए हैं। नागालैंड से भी कोच की मांग की आई है और रेल मंत्रालय तेजी से इनकी आपूर्ति करने के लिए दीमापुर में 10 कोच लगा रखा है। रेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, भदोही, वाराणसी, बरेली और नजीबाबाद जैसे शहरों में 50 कोच स्थापित किए हैं। जिला प्रशासन की मांग के अनुरूप नंदुरबार से आइसोलेशन कोच पालघर भेजे जा रहे हैं। जबलपुर में भी आइसोलेशन कोच लगाए जा रहे हैं। भारत को विदेशों से लगातार दवाएं, चिकित्सा उपकरण और ऑक्सीजन मिल रहे हैं। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, उज्बेकिस्तान और बेल्जियम से मेडिकल मदद मिल रही है। कल रात अमेरिका से एक और विमान 1,000 ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर तथा अन्य जरूरी सामान लेकर भारत पहुंचा।
कल रात उज्बेकिस्तान से भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य चिकित्सा उपकरणों को लेकर एक विमान आया। उज्बेकिस्तान के भारतीय समुदाय ने 51 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान दिए हैं। कल जर्मनी से 120 वेंटिलेटर भी मिले। उधर फ्रांस से 8 ऑक्सीजन जनरेटर सहित 28 टन चिकित्सा उपकरण और अन्य सामग्री आज पहुंची है। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने जीएसटी कानून के अंतर्गत करदाताओं को कई रियायतें दी हैं। इनमें ब्याज दर में कमी और विलंब शुल्क माफ करना शामिल है। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी है। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने जीएसटी कानून के अंतर्गत करदाताओं को कई रियायतें दी हैं। इनमें ब्याज दर में कमी और विलंब शुल्क माफ करना शामिल है। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि 5 करोड़ रुपए से अधिक समग्र कारोबार वाले करदाताओं के मामले में मार्च और अप्रैल 2021 की अवधि के लिए निर्धारित तारीख के बाद पहले 15 दिन के लिए ब्याज की दर 9% रहेगी और उसके बाद 18% की दर से ब्याज लिया जाएगा। 5 करोड़ तक कारोबार वाले करदाताओं के लिए कर भुगतान की निर्धारित तारीख के बाद पहले 15 दिन के लिए ब्याज दर 0 होगी, जबकि उसके अगले 15 दिन के लिए 9% और उसके बाद 18% ब्याज लगेगा। ये नियम सामान्य करदाताओं और तिमाही रिटर्न भरने वाले दोनों करदाताओं के मामले में लागू होगा। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय ने फॉर्म GSTR 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 दिन के लिए बढ़ा दी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म GSTR 4 दाखिल करने की तारीख भी 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दी गई है। इसी तरह जनवरी से मार्च 21 की तिमाही के लिए फॉर्म ITC 04 दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल से बढ़ाकर इस महीने की 31 तारीख कर दी गई है। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रवि कपूर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला जारी है। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 63 रन बना लिए थे। आज ही एक अन्य मैच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 55 रन से हरा दिया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 220 रन बनाए। राजस्थान की ओर से जोस बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 64 गेंदों में 124 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 165 रन ही बना सकी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती सुचारू रूप से चल रही है। तमिलनाडु में 60% वोटों की गिनती की जा चुकी है, जबकि केरल में 48 सीटों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। पुडुचेरी में 50% और असम में 72% वोटों की गिनती की जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती का काम 41 सीटों के लिए पूरा हो चुका है। आज शाम संवाददाताओं से बातचीत में आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा ने कहा कि 2364 मतगणना कक्षों में गिनती का काम जारी है। कोविड के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव मतगणना के ताजा रुझान इस प्रकार से हैं। पश्चिम बंगाल में 292 सीटों के रुझान उपलब्ध हैं। तृणमूल कांग्रेस ने 49 सीटें जीत ली हैं और 164 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा ने 10 सीटें जीत ली हैं और 67 पर आगे है। निर्दलीय ने 1 और RSMP ने 1 सीट जीती है। असम में 126 सीटों में से 125 के रुझान मिले हैं। भाजपा ने 14 सीट जीत ली है और 43 पर आगे चल रही है। कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं और 25 पर आगे है। तमिलनाडु में 234 सीटों के रुझान इस प्रकार से हैं। डीएमके ने 3 सीटें जीत ली हैं और 125 पर आगे है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके ने 3 सीटें जीत ली हैं और 69 पर बढ़त बनाए हुए हैं। केरल में सभी 140 सीटों के रुझान मिल गए हैं। सीपीएम ने 38 सीट जीत ली हैं और 24 सीटों पर आगे चल रही है। पुदुचेरी में कुल 30 में से 27 सीटों के रुझान और परिणाम मिल गए हैं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 9 सीटें जीत ली हैं और 1 पर आगे चल रही है। भाजपा ने 3 सीटें जीती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम, केरल और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दलों की वापसी। तमिलनाडु और पुदुचेरी में विपक्षी दलों की सरकार बनने की संभावना। असम में सत्तारूढ़ एनडीए ने 14 सीटें जीती, 43 सीटों पर बढ़त जारी। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी 49 सीटों पर विजयी और 164 सीटों पर आगे। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन 15 सीटों पर आगे। केरल में एलडीएफ ने सत्ता बरकरार रखी। पुदुचेरी में एनडीए ने 11 सीटें जीती और एसडीए ने 5 सीटों पर जीत हासिल की।
4 राज्यों में लोकसभा के उपचुनाव और विभिन्न राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव की मतगणना जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज देश में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की गई। देश में पिछले 24 घंटे में 3 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए। 3,92,000 कोविड के नए मामलों की पुष्टि हुई। हरियाणा सरकार ने 3 से 9 मई तक राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। ओडिशा सरकार ने भी 5 मई से 14 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 55 रन से हराया। एक अन्य मैच में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।